बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया यूएस ट्रेड डील है। इसके अंदर बहुत सारी फाइन डिटेल्स हैं, पर मैं ये कॉन्वर्सेशन जो यूजली आप डिबेट के एंड में करते हैं उससे स्टार्ट करना चाह रहा हूं। एक बड़ी कंट्रोवर्सी से स्टार्ट करना चाह रहा हूं, एक इंटरव्यू से स्टार्ट करना चाह रहा हूं, जहां पे कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल और अर्नब गोस्वामी आपस में जब बात चल रही होती है, इंटरव्यू चल रहा होता है, तो एक काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। अर्नब का सवाल होता है, क्या हम रशियन तेल ले रहे हैं या लेना बंद कर दिया है? प्रेसिडेंट ट्रंप का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसके कुछ वो पोर्शन पढ़ना चाहता है, जिसपे कॉमर्स मिनिस्टर कहते हैं कि ये जियोपॉलिटिकल डिसीजन है, हम कौन से देश से तेल लेते हैं नहीं लेते, आप फॉरेन मिनिस्ट्री से पूछिए। ये आसपास क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन आंसर नॉन आंसर 2-3 मिनट तक चलता है, या 2 मिनट तक तो मोटा मोटा चलता है। तो उसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी होगी, क्या यूएस हमारी जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी डिसाइड कर रहा है? क्या यूएस डिसाइड कर रहा है हम तेल लेंगे या नहीं लेंगे? क्या भारत का वहां से तेल लेना या ना लेना हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर आता है, हमारी इंडिपेंडेंस एज ए नेशन के ऊपर आता है? और इसके फिर आगे बढ़ते हुए उस डील के अंदर बहुत सारी और चीजें हैं, पर जैसा आजकल राजनीति में होता है, एक क्वेश्चन कई बार बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है और हम डील के फाइनल पॉइंट समझ नहीं पाते। तो पहले कंट्रोवर्सी और फिर डील के फाइनल पॉइंट्स, किस तरह वो भारत की इकोनॉमी, ट्रेड, जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस सबको प्रभावित करता है इन दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवरूप जी, जिनसे आप अच्छी तरह परिचित हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। थैंक यू नवरूप फॉर ज्वाइनिंग। तो पहले भाई थैंक यू सो मच। आप ये जवाब दे दीजिए, रशियन तेल पे हो क्या रहा है? दूसरा, ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरी डील के अंदर? ओके, पहली चीज तो अर्नब गोस्वामी गोज ऑन अ हाइपरबोल काइंड ऑफ इंटरव्यू, तो मैं उसका जवाब बहुत ही सीधे तथ्यों में देना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों की मैंने भी कमेंट्री सुनी कि देखो जी, हमने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सरेंडर कर दी, हमने सॉवरेंटी सरेंडर कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। कांग्रेस वाले तो शुरू हो गए नरेंद्र सरेंडर वाला नैरेटिव लेके शुरू हो गए, और कुछ ब्लैक पिलर्स तो कहते तो हमने तो पहले ही कहा था कि मोदी जी कॉम्प्रोमाइज है, ये वो बकवास। बहुत कांग्रेस ने तो बड़े उल जलूल वीडियोज भी डाले। एक चीज हम पूछना चाहते हैं, जब आपने न्यूक्लियर डील साइन किया था तो क्या वो सरेंडर था? जब आपने यूएस को आईएईए के सारे अपने रिएक्टर्स डिक्लेयर किए थे, अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम रिवील किया था कि हमारे ये रिएक्टर्स है, इनको हम बाहर रखना चाहते हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को, और इनको हम अंदर डालना चाहते हैं, इन पे हम आईएईए की सर्विलेंस एक्सेप्ट करेंगे, तो क्या वो स्ट्रेटेजिक सेल आउट था? नहीं, वो इंडिया की लेजिटिमाइजेशन थी एज पार्ट ऑफ न्यूक्लियर क्लब, जिसको यूएस ने कहा था कि हम आपको एनर्जी वेवर दिलवाएंगे और सारा कुछ करेंगे। वेवर आया भी, एनर्जी मेंबरशिप नहीं आई, बिकॉज वो अलग बात है कि चाइना ने उसको वीटो करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी डील्स जो होती है, इनको ना हम ब्लैक एंड व्हाइट में देख नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली। अब सिमिलरली, अब आप आइए रशियन ऑयल को लेके। अप्रैल फरवरी 2022 से पहले इंडिया रशिया से कितना तेल इंपोर्ट कर रहा था? कितने परसेंटेज ऑफ इंडिया क्रूड बास्केट वाज रशियन ऑयल? 1%। लेस देन हमारी 1%। स्ट्रेटेजिक लेस देन 1%। तो क्या हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जीरो थी फरवरी 2022 से पहले, या हमारे रशिया के रिलेशन खत्म हो चुके थे? अब अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाई ऐसा क्या हुआ फरवरी 2027 में कि आप 1% से जून 2025 तक आप 35% पे चले गए? राइट। अब क्या होता है, यूक्रेन वॉर होता है, सैंक्शन होता है, अब उसमें रशियन क्रूड पे G7 कैप लगा देता है कि आप $60 के ऊपर नहीं बेचोगे। सो रशियन क्रूड स्टार्ट्स ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट ग्लोबली टू द वर्ल्ड। उस पे रशिया आपको और इंसेंटिवली आपको देता है कि आपको $5 का, $10 का और डिस्काउंट देंगे। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आपको कहता है कि देखो आप ये काम कर लो, मेक श्योर कि क्रूड डिस्प्लेस ना हो और इन्फ्लेशन नहीं आना चाहिए, बिकॉज मेरी इलेक्शन ड्यू है। ठीक है, 2022 से 2024 तक। यूरोपियंस कहते हैं देखो भैया, हम डायरेक्टली रशिया से तेल नहीं ले सकते बिकॉज हम वॉर में है, हमारी पब्लिक जो है हमें जूते मारेगी, तो एक काम करो कि तुम वो इंडिया से हम रशियन क्रूड, रिफाइंड रशियन क्रूड में मिक्स करके कुछ ऐसे लूप होल बना लेते हैं। रशियन क्रूड इंडिया आएगा, यहाँ से रिफाइन होगा, और हम इसे जो है इंडिया से खरीद लेंगे। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी जो इंडिया,
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज यूएसए और रशिया के बीच में थी विद यूरोपियन यूनियन कि ये एक 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 तरीके का गेम चलेगा जिसमें रशियन क्रूड इंडिया आएगा, रिफाइन होके एट अ कैप प्राइस वहां चला जाए। जिसने इस गेम को फैसिलिटेट किया वो थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। इन कम्स राष्ट्रपति ट्रंप जनवरी 2025, बंद करो, ये नहीं चलेगा ये गेम, ठीक है। इंडिया शुड स्टॉप ऑयल। जब इंडिया पे उन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया ट्रेड डील के अंदर, तो फिर उन्होंने बोला यूरोप, जब इंडिया ने पॉइंट किया कि यूरोप इंपोर्ट कर रहा है तो फिर यूरोप शुड स्टॉप ऑयल। फिर कभी नवारो आके बोल रहा था, तो कभी बेसेंट बोल रहा है कि दे आर फाइनेंसिंग वॉर अगेंस्ट देमसेल्फ। बट हिपोक्रेसी देखिए, ये वही यूनाइटेड स्टेट्स था जो खुद तो यूरेनियम ले रहा था रशिया से अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करने के लिए, फर्टिलाइजर ले रहा था। हैविंग सेड दैट, अब अगस्त सितंबर में आपके 50% टैरिफ लगे। 50% टैरिफ इसलिए लगे क्योंकि आपने रशियन सरप्लस को इन्वेस्ट करा दिया, रुपी सरप्लस को इन्वेस्ट कराया इंडियन बॉन्ड्स में, जो एक सेल्फ सस्टेनिंग पेट्रो रुपी साइकिल बन गया, जिससे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कान खड़े हो गए, भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, दिस इज नॉट फेयर। उन्होंने 50% टैरिफ लगाया ताकि हम लोग जो है रुपी रूबल ट्रेड जो है बंद करें ऑयल वाला रशिया के साथ। अब धीरे धीरे आप जो मर्जी को, हमने क्रूड डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया। अब वो क्रूड डाइवर्सिफिकेशन गिरते गिरते 1.12 बिलियन बैरल्स पर डे आ चुका है as we speak today, and by March that the share of Russian crude oil वो आ जाएगा 8 लाख बैरल पर डे बाय मार्च। ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं। अब इंडिया की टोटल क्रूड बास्केट पे अगर मैं 8 लाख पर बैरल का अगर मैं एक रेशो निकालूं तो वो बनता है 15 से 17%। So if we have come down we went up from 1% to 35%, and from 35% we will be coming down to 15%. तो क्या रशियन ऑयल फुली इलिमिनेट हुआ है इंडिया के क्रूड बास्केट में? नहीं, ये डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। डाइवर्सिफिकेशन क्यों हुआ और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब हमने यहाँ ये जो क्रूड के जो हमने यहाँ पे कम किया रशियन क्रूड को, उसकी जगह हम क्रूड ले रहे हैं अमेरिकन क्रूड या वेनेजुएलन क्रूड भी हमें ऑफर किया जा रहा है। वेनेजुएला क्रूड की दिक्कत यह है कि उनकी रिफाइनिंग कैपेसिटी उतनी हाई नहीं है, तो उनको रशियन क्रूड पूरा डिस्प्लेस नहीं हो सकता, जिस वजह से रशियन क्रूड का सप्लाई इंडिया में जारी रहेगा इररिस्पेक्टिव व्हाट ट्रंप में से इन हिज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। इट मे बी अराउंड 8 to 10% और 5%, 8-5%, लेकिन वो जारी रहेगा, वो बंद नहीं होगा। क्योंकि अगर रशियन क्रूड डिस्प्लेस हुआ इंडिया से, इतना बड़ा डिमांड है इंडिया का और चाइना का, द क्रूड प्राइसेस विल शूट अप बिकॉज ये बहुत बड़ी कंजम्पशन इकोनॉमीज है, इन्फ्लेशन विल राइज। सो अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्रूड, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रशियन क्रूड, बिकॉज एनीवे दे आर गोइंग टू गो टू वॉर विद ईरान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो सकता है, इरानियन ऑयल कुड ऑल्सो गो ऑफ द ब्लॉक। सो इसमें ऑयल मार्केट टाइट हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एंड राष्ट्रपति ट्रंप अपनी मिड टर्म्स में जाने के टाइम पे वो चीज नहीं चाहेंगे। सो द रशियन क्रूड वुड कंटिन्यू टू फ्लो। इसीलिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में एक ऑप्शन था, इंडिया हैज substantially aligned or substantially aligned itself with the reduction in crude, which is why I am taking off so and so. साथ साथ में उन्होंने एक क्लॉज ये भी डाला कि हम मॉनिटर करेंगे इंडिया के क्रूड को, जिसके लोगों ने कहा कि ये मॉनिटरिंग क्या चल रही है। आपको पता है जॉइंट ट्रेड अग्रीमेंट में एक और मॉनिटरिंग क्लॉज है कि दोनों कंट्री एक दूसरे की ट्रेड कंप्लायंसेस को मॉनिटर करेंगी। तो क्या इंडिया भी यूएस को मॉनिटर कर रहा है? आई मीन ये क्लॉजेस रखने के होते हैं, देखने के होते हैं, पीछे डील्स होती हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड, हम हर चीज को लिटरली लेके नाचना शुरू हो जाए और बोले कि हमारी सॉवरेनिटी चली गई, ये चली गई, वो चली गई, एंड आई टेल यू व्हाई इवन दैट आर्गुमेंट इज टोटल बोगस एंड नॉनसेंस। अब आप मुझे चीज मैं आना चाहूंगा उस पर, बट उससे पहले मैं दो एंगल्स पे, क्योंकि मॉनिटरिंग वाले पे मैं आता हूँ। वैसे एज अ लॉयर, हम दोनों ही लॉयर्स हैं, तो एग्रीमेंट के अंदर 20-20 पन्नों के एग्रीमेंट के अंदर कितने क्लॉजेस मटेरियल होते हैं जो यूज होते हैं, सब जानते हैं। बट लॉयर्स को भी अपनी फीस जस्टिफाई करनी होती है, तो बहुत बड़े बनते हैं।
और 0.01 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई और क्लॉज यूज है, तो आपको सब कुछ कवर भी करना पड़ता है। सेम इन विद दीज एग्रीमेंट्स, मटेरियल क्लॉजेस 2-3 ही होते हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, जबकि क्लॉजेस कई बार 500 हो जाते हैं, तो वो सबको पता है। बट मैं if this clause is violated, then this will happen, then arbitration will be invoked. वो material clauses जो हम लोगों ने बात करी, हमने कितनी बार देखा है, पर वो बनते तो 500 है, बिकॉज पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, और कोई भी बड़ी डील में तो 500 क्लॉजेस डालने पड़ते हैं, जबकि आज तक, अरे छोड़ो, आप लोग जो ऑडियंस देख रहे होंगे, आपको एक रेंट एग्रीमेंट, तो एक बेसिक सा डॉक्यूमेंट आप सबने बनाया होगा, किया होगा, उसके अंदर जो क्लॉजेस होते हैं वो कितनी बार यूज होते हैं, अर्थक्वेक आ गई, फायर हो गई, पेस्टिलेंस हो गई, कोविड के बाद तो सारे क्या क्या क्लॉजेस डलने शुरू हो गए थे। बट हाँ, 100 साल में एक बार ही हो सकता है, सो आप डालते तो हो ही हो। बट मैं आना चाहता हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपने कही, और थोड़ी, क्योंकि आपने बहुत डिटेल के साथ पर्सपेक्टिव से समझाया कि रशियन तेल की चीज है क्या, कितनी है। मेरा एक ब्लंट ऑडियंस के लिए भी सवाल है, और आपसे मैं व्यू चाहूंगा, जब रशियन तेल आ रहा था तो ये सेम इकोसिस्टम कह रहा था अंबानी को प्रॉफिट कमाने के लिए भारत के ऊपर तुम टैरिफ लगवा रहे हो, तब यही नैरेटिव था कि भैया अंबानी को तेल आता है, अंबानी प्रॉफिट कमाता है, उसमें भी गलत बातें थी, बट मान लो आर्ग्यूमेंट तो यही था कि अंबानी प्रॉफिट कमा रहा है और टैरिफ 25% एडिशनल पूरा भारत दे रहा है, तो अब तो खुश हो कि अंबानी का नुकसान हुआ और तुम्हारा टैरिफ भी हट गया, तो अब क्या प्रॉब्लम है भैया? ये आर्ग्यूमेंट भी इतना फैसाइल है। अच्छा, अब ये आर्ग्यूमेंट स्कॉट बेसेंट ने भी बोला कि देखो, इंडिया रिचेस्ट फैमिली की रशियन ऑयल पे आर्बिट्राज कमा रहे हैं, ये अमेरिका ने भी बोला, कांग्रेसियों ने भी बोला, सबने भी बोला। लेकिन सच ये है कि भाई साहब कि उस रशियन रिफाइनिंग ऑयल की जो रिफाइनिंग करी, उस पर सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगा के रखा 2 से 3 साल, जो 18 या कितने % का, और कई लाख करोड़ का सरकार को प्रॉफिट हुआ विंडफॉल टैक्स का। और उस विंडफॉल टैक्स से जो सरकार ने जो लाखों करोड़ कमाए, वो आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनी यानी OMCs की बैलेंस शीट को सही किया। और वो बैलेंस शीट क्यों खराब हुई थी? क्योंकि यूपीए ऑयल बॉन्ड्स को छोड़ गई थी, जो ऑयल बॉन्ड्स की इंटरेस्ट पेमेंट्स अभी तक खत्म नहीं हुई है। लाखों करोड़ के जो उन्होंने ऑयल बॉन्ड लिए थे सब्सिडाइज करने के लिए, वो अब जाके लास्ट इंस्टॉलमेंट उनकी 2026 में जानी है, और अब जाके वो ऑयल बॉन्ड एक्सपायर हो रहे हैं। 2012-13 के लिए हुए ऑयल बॉन्ड्स का खामियाजा हमने इतना बड़ा भुगतना पड़ा। उसके बाद आपने जो एक्साइज ड्यूटी ऑयल पे लगाई, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर की और कैपेक्स की फंडिंग होती थी कोविड के दौरान, टू कीप द इकोनॉमी रनिंग, टू कीप द वेलफेयर स्कीम रनिंग। ऐसे नहीं पैसे आते हैं, ठीक है? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड even those companies which earn profit had to pay some tax to the exchequer। तो ये वो विंडफॉल गेन नहीं था रिलायंस इंडस्ट्री का या किसी और कंपनी का। नवरूप, आप वो डिटेल में बता रहे हैं कि वो आर्ग्यूमेंट गलत था, मैं बोल रहा हूँ वो आर्ग्यूमेंट सही था। मैं बोल रहा हूँ भारत सरकार को फायदा नहीं हुआ, सिर्फ अंबानी को हुआ। तो अब अगर रशिया से तेल नहीं लेंगे तो अंबानी को नुकसान है, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मतलब चिट भी मेरी, पट भी मेरा, खड़ा सिक्का भी मेरा, मतलब भैया जीने दोगे? क्या चाहते हैं, क्या बोलना? दैट इज द कंफ्यूजन, और जनता समझती है ये। एग्जैक्टली, मतलब आप जब टैरिफ लगे हुए थे तो कह रहे थे मोदी कुछ कर नहीं रहा, मोदी कुछ कर नहीं रहा, बर्बाद हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, ये हो रहा है, ये फलाना प्रॉफिट कमा रहा है, फलाने के प्रॉफिट के लिए हमारे पर टैरिफ लगे हुए हैं 25% एक्स्ट्रा। अब जब वो टैरिफ हट गए तो कह रहे क्यों हटा दिए, रशियन ऑयल को कम करने पे क्यों मान गए? देखो भैया, ये जो, अब मैं ब्रॉडर पॉइंट पे आऊंगा जो मैं बताना चाहता था। आपके पास लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जो टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, फिशरीज, श्रिम्प्स, और ये सारे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर, टॉयज एंड ऑल दैट स्टफ, इन पे 50% टैरिफ से यू वर लूजिंग आउट ऑन अ बिग मार्केट। और अगर जल्दी से जल्दी यहाँ रिलीफ नहीं मिलता, अदर कॉम्पिटिटर्स लाइक वियतनाम, लाइक साउथ ईस्ट एशिया, लाइक बांग्लादेश, लाइक पाकिस्तान, who had lesser tariff than us, they would have ultimately ended up replacing our supply line। अब इसमें बहुत अच्छा वाकया है कि यहाँ पे GTRI जो ग्लोबल ट्रेड बॉडी है, वो एक आउटपुट, वो निकालती है, एक सर्वे निकालती है अक्टूबर नवंबर में, कहती है अगर क्वार्टर फर्स्ट ऑफ FY27 तक ये टैरिफ कम नहीं हुए तो आवर लेबर इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो हमारे बहुत बड़ा, जिससे फॉरेक्स आता है,
जिससे रेवेन्यू आती है, जिससे ट्रेड सरप्लस बनता है हमारा $40 बिलियन का अमेरिका के साथ, अगर हमने नहीं किया तो ये सरप्लस वैनिश हो जाएगा, हमारे फॉरेन एक्सचेंज डूबेंगे, हमारी मैस ले ऑफ्स होंगी, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री और 6 महीने से ऊपर ये बेयर नहीं कर पाएगी, कैपेसिटी लिमिटेड है टू बेयर दीज टैरिफ। अब जब सरकार ने डील कर दी है तो वही लोग कहते हैं अरे क्यों कर दिया भाई, ये कंसेशन को दे दिया, वो कंसेशन को दे दिया, मतलब जीने दोगे कि नहीं दोगे? क्या चाहते हो कि सड़कों पे मास ले ऑफ हो जाए और लोग सड़कों पे आके नाचे यहाँ पे? तो दैट्स द प्रॉब्लम। यहाँ पे you have to imagine the government of India as a कर्ता of a Hindu united family, ठीक है, हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली। अब वो कर्ता का एक ड्यूटी क्या होती है? टू लुक आफ्टर ऑल द को-पार्टनर्स, ऑल द स्टेक होल्डर्स इन अ फैमिली। वो किसी एक बच्चे के लिए, किसी एक बच्चा जो अपंग है या जो सफर कर रहा है उसको भी देखना है, और दूसरा जो काम कर रहा है उसको भी देखना है। वो एक बच्चे के लिए दूसरे को सैक्रिफाइस नहीं करता है, राइट? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है कि मुझे सारे स्टेक होल्डर्स को, सारी क्लास को, एक्सपोर्टर्स को भी देखना है, फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यूज को भी देखना है, ट्रेड सरप्लस को भी देखना है। खाली एक 10% रशियन ऑयल के लिए मैं बिलियंस ऑफ डॉलर के सरप्लस को गवा नहीं दे सकता, और उसके लिए आपकी सरकार ने बहुत मेहनत करी। उन्होंने यूरोपियन यूनियन से एफटीए किया, यूके से एफटीए किया, न्यूजीलैंड से एफटीए किया, बट द प्रॉब्लम इज इन एफटीएज में, इन कंट्रीज में कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब दोज एक्सपोर्ट्स इज फार लेसर कंपेयर टू द एक्सपोर्ट विच यूएस कैन अब्सॉर्ब। बिकॉज आपको समझना होगा इस कारण, इसकी बहुत सिंपल सा फंडा है कि यूरोपियन यूनियन इज अ बिग यूनियन, अल्टीमेटली 27 कंट्रीज हैं, बट they are welfare states. They don't have the capacity to grab or absorb that much of exports from India. America is a capitalist country with a far higher capacity to absorb the goods from India, cheap goods from India. And ultimately आपको ये डील आनी थी, and you played very strategically well. You got the deals from Europe, you got deal from FTA, FTA from Europe, New Zealand, UK, without agriculture and dairy, which made Donald Trump and American corporations realize कि अगर हमने अब ट्रेड डील नहीं करी, so we will end up losing the market of India. नवरूप, दो और डिफिकल्ट या सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, मैं उन पे आना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि आज मैं सारे जो इस डील के डिफिकल्ट या सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उन पे नजर करूंगा, क्योंकि जो अच्छे पॉइंट्स हैं डील के लिए वो सबको पता है, पर हो क्या रहा है, हम पिक एंड चूज कर रहे हैं इन डिफिकल्ट पॉइंट्स को लेके। जिसमें आपने एक एग्रीकल्चर दिया, मैं उसका आगे एग्रीकल्चर पे आगे आऊंगा। दूसरा पॉइंट जो इसका है, वो कहते हैं लोग कि भाई 18% टैरिफ लगा दिया। इस डील से पहले, ट्रम्प से पहले तो 2 या 3% टैरिफ था, तो एक तरह आप पे टैरिफ बढ़ा दिया। दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं आप रेसिप्रोकल करते हुए धीरे धीरे जीरो पे लाएंगे, तो नेट आप हार रहे हैं। मेरा इस पे आर्गुमेंट ये होता है कि भैया वर्ल्ड के हिसाब से आपके कॉम्पिटिटर्स को क्या प्राइस पड़ रहा है और आपको क्या प्राइस पड़ रहा है, उससे आपकी गुड की डिमांड डिटरमिन होती है। अगर पेप्सी 10 रुपए की थी तो कोक कितने की, ये बात है। अगर पेप्सी 25 रुपए की हो गई और कोक 23 की हो गई, तो कोक इज एट एन एडवांटेज। तो टैरिफ पूरे वर्ल्ड में आके पूरा रिजीम चेंज हुआ है, बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, तो पहली चीज ये है। दूसरी, पहले से आप कंपेयर करते हैं तो आपको ये है कि भैया एक टाइम पे 1960s में 65% वाले लोगों को एसआरसीसी में एडमिशन मिल जाती थी, है ना? आज 65% में आपको कौन सी जगह एडमिशन मिलती है? बिकॉज द रूल्स हैव चेंज्ड। सो यू कैन नॉट से द टैरिफ ऑफ द ओल्ड रूल्स विद टैरिफ्स ऑफ द करंट रूल, क्योंकि आज कोई भी बच्चा 65 में उसकी क्या हालत हो रही है वर्सेस आपकी क्या हो रही है। दैट इज द गेम। बट हाँ, बात तो ये बहुत बढ़ाई गई है कि भैया आपको क्या टैरिफ पड़ रहा है, 18% हो गया, पहले तो 5 था। तो आपका क्या पूरा व्यू है इसके ऊपर? क्या भारत के लिए ये टैरिफ रेट बेनिफिशियल है या हमारे लिए ये डिफिकल्टीज क्रिएट करने जा रहा है और हमारे लिए ये अनफेयर होने जा रहा है और बाकी देशों का इससे ज्यादा फायदा होने जा रहा है? तो प्लीज एक्सप्लेन दैट। देखो, एज यू राइटली सेड, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो 1945 के बाद चल रहा था वो कोलैप्स हो गया। WTO के ट्रेडिंग रूल्स कोलैप्स हो चुके हैं, बायलैटरल डील्स हो रही हैं,
यूएन फंक्टस ऑफिशियो बन चुका है, WHO खत्म हो चुका है, गैट की कोई सुन नहीं रहा है, ट्रिप्स के रूल कोई मान नहीं रहा है, आपस की सारी बायलैटरल डील हो रही है, द होल ग्लोबल सप्लाई चेन है एक तरीके से सत्यानाश और फ्रैक्चर हो चुकी है। ठीक है, ओपनली यूएस ने बोल दिया हम उस ऑर्डर पे अब वापस नहीं जाने वाले। तो वो 3.5% वाला जो एरा आप सोच के बैठे हैं ना, 5%, 3.5% वाला, वो एरा खत्म हो चुका है। तो पहले उसको तो आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि वो खत्म है। वो टैरिफ आपके लिए नहीं खत्म हुए, पूरी दुनिया के लिए खत्म हुए। तो यू आर नॉट अलोन इन के दैट। लिए खत्म है भाई, वो वो रही सबके लिए नहीं। खत्म है। वो रहे वो एरा ही खत्म हो चुका है। ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट दैट। अब वो जब वो एरा, जब वो वर्ल्ड ऑर्डर, जब वो रूल, जब वो WTO सब कुछ कोलैप्स कर चुका है वर्चुअली, तो अब हमें देखना है कि हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है कंपेयर टू आवर रीजनल प्लेयर्स एंड पीयर्स। ठीक है, आर वी एट एन एडवांटेज और आर वी एट अ डिसएडवांटेज कंपेयर टू द रीजनल प्लेयर्स? अगर हम ध्यान से देखें तो वियतनाम 19% है, साउथ एशिया के थाईलैंड के आसपास कुछ 20% है, चाइना 37% पे है, पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है। ठीक है, एंड when you look at the tariffs, not everything to US is going to go at 0%. ठीक है, हम उनको स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ गुड्स को 0% पे देंगे, उसके रेसिप्रोकल में वो हमें कुछ कैटेगरी को 0% पे देंगे, बाकियों पे फ्लैट टैरिफ रेट नेगोशिएट करके अब उसको लगाया जाएगा, जिसकी मैक्सिमम लिमिट होगी 18% तक की। दैट इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। और इसका फाइनल लेखा जोखा कि ये कितने में आएगा और ये कब आएगा, ये आपको मार्च मिड में पता चलेगा, जब हेड वाइज डिटेल आएगी कि फलाने गुड पे इतना कोटा होगा। ये भी नहीं कि आप सब कुछ इंपोर्ट यूएस से करोगे, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। इतना कोटा इंपोर्ट होगा, इतने कोटे तक इतना टैरिफ होगा, उतने कोटे के बाद इतना टैरिफ होगा। All these nitty-gritties are still to be fleshed out. What we had is a framework agreement between India and United States, agreeing to a broad deal कि हम इस लेके जोखे में हम डील करेंगे और इसके बेसिस पे आप पे टैरिफ जो 18% तक गिरा दिए जाएंगे। सो वी हैव टू, हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि वो ओल्ड रेजिम 3.5-5% वाली खत्म हो चुकी है। और जब पाकिस्तान से लेके, बांग्लादेश से लेके, वियतनाम से लेके, चाइना से लेके आपके ऊपर के टैरिफ है, आप यू आर एट अ वेरी रिलेटिव advantage now compared to what you were 1 week or 10 days back with 50% tariffs. So we have to understand that point very clearly. मैं अगर इसको किसी भी देश के इंटरनल बातों में बोल दूं कि अगर भैया सबके ऊपर ही इनकम टैक्स आ गया है 10% से 20%, तो वो सब पे ही आ गया है। अब कोई आपका कुलीग आपसे रिचर नहीं होगा, उस पर भी 20% ही है। किसी पे अगर 30 आ गया तो 30 ही आ गया है। तो ये, और टैक्स रिजीम या जीएसटी रिजीम, या बेटर एग्जांपल है, हाँ भाई अब आप जीएसटी रिजीम में आ गए हो, स्लैब लग गए ना। जीएसटी से पहले जो था उसमें आपको क्या एडवांटेज था, नहीं था, उस इंडस्ट्री को क्या था, आपको क्या था, उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। हर इंडस्ट्री पे जीएसटी है। करेक्ट, वही ट्रम्प ने किया, अब सबके ऊपर टैरिफ है। वो जो पहले सेल्स टैक्स था और वो सब था, वो निकल चुका है ना भैया, सिस्टम खत्म हो गया वो। तो ओल्ड सिस्टम इज गॉन, सो वी हैव टू नाउ गो बाय द न्यू सिस्टम। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई उनका द यूरोपियन यूनियन आर पेइंग 15% टैरिफ्स। लेकिन अगर आप देखो, अब आप पूछोगे भाई इंडिया को बहुत बड़ा, लोग आप पूछते यार इंडिया को क्या फायदा मिला। ठीक है, व्हाट हैव वी गॉट इनटू द होल डील। इस पे आना चाहूंगा, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन जो डिस्प्यूट का बाद में लूंगा। पहले इस डील में अब बेनिफिट क्या क्या है पे आ जाएं, देन आई विल गो इनटू द थर्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन। करेक्ट। अब इसमें बेनिफिट है जेनेरिक फार्मास्यूटिकल मेडिसिन एंड इंग्रेडिएंट्स पे 0% टैरिफ। जेम्स एंड ज्वेलरी इंक्लूडिंग डायमंड्स इंडिया से जुड़े, ये जो इंडिया से एक्सपोर्ट होंगे 0% टैरिफ। एयरक्राफ्ट पार्ट्स एंड मशीनरी पार्ट्स 0%। टी, स्पाइसेस, कॉफी, कोकोनट ऑयल, कोपरा, वेजिटेबल बैग्स, fruits and vegetable, avocados, bananas, guavas, mangoes, kiwis, papaya, pineapple, mushroom roots, cashew nuts, Brazil nuts, cereals like barley, processed food, bakery product, essential oils, clock, watches, coins, platinum, home decor like chandeliers, handicraft, artisan products in select cases, smartphones and electronics, all this under 0% tariffs.
दिस इज लेबर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, जो आप बना के बाहर भेजोगे, ये पे 0% टैरिफ है यूएस के लिए। इतना बड़ा फायदा इंडियन इंडस्ट्री को होने जा रहा है। यू आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, यू आर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्मार्टफोन, यू मेक टॉयज, यू मेक टेक्सटाइल्स, आपका टेक्सटाइल बहुत सेक्टर बहुत बड़ा है, गारमेंट्स वाला, उनको भी फायदा होगा। यू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ एडवांटेज, इंक्लूडिंग इवन अंडर सेक्शन 232 टैरिफ, जो सेक्टोरल टैरिफ जो अमेरिका ने लगाए हैं ऑटो पे और स्टील और एल्यूमिनियम में, ऑटो में वो कह रहे हैं कि ऑटो कंपोनेंट्स के सिलेक्ट गुड्स को भी हम कुछ कोटा तक 0% टैरिफ पे देंगे आपको। So that means we have got substantial concession. It is not a one-way deal over here. And then the next question is, what has the US got? अब लोग बोलेंगे यार अच्छा आपने तो अपना बता दिया, ये तो बताओ यूएस ने क्या आपसे लिया? असली माल तो उन्होंने लिया है, लोगों का दर्द तो वहीं आ रहा है ना अल्टीमेटली। अच्छा, अब उन्होंने उनके लिए रिड्यूस टैरिफ है 0% किस किस गुड्स पे होगा स्पेसिफिकली, ये पूरी डिटेल मार्च में आएगी। ये ब्रॉड टर्म्स है। लेट मी अगेन reiterate. All US industrial goods will include broad elimination or reduction. Exactly कितना होगा बाद में पता चलेगा। ड्राई डिस्टिलरी गेन्स ऑन एनिमल फीड, ये एग्रीकल्चर को लेके बड़ा मूड पॉइंट है, जिसपे वो किसान मोर्चा और सारे के सारे चिल्ला रहे क्या अलाउ कर रहे। रेड सोरगम फॉर एनिमल फीड, ट्री नट्स, आलमंड्स, वॉलनट, पिस्ताशियोज, fresh and processed food including apple, oranges, blueberries and cranberries, soybean oil, wine, spirits, alcoholic beverages, some lentil and other agriculture products as specified. इन पे रिड्यूस टैरिफ होगा, कोटाज होंगे यूएस से जो इंपोर्ट करेगा। बट मेनी सेंसिटिव इंडियन आइटम्स लाइक मीट, पोल्ट्री, डेयरी के सारे प्रोडक्ट फ्रॉम बटर टू पनीर टू एवरीथिंग टू घी, rice, wheat, maize, sugar, all GM corn, GM soya, everything is barred and kept outside this deal. No concessions will be given on that. So that is a bigger victory where we have managed to shield our agriculture and dairy to a great extent. But as you know, many of the commentators have, उन्होंने देखा है, but you will give access to agriculture sector to US. आपने ओपन कर दिया है, पहले तो बिल्कुल नहीं था। पहले तो आप बताइए, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। I'll give you just 2 minutes. नॉन ट्रेड बैरियर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? एग्रीकल्चर में यूएस की जो हमसे लड़ाई है और जो डेवलप वर्ल्ड की हमारे से लड़ाई है, जो WTO से चली आ रही है, 1991 से चल रही है, उसमें आपको पता है उनके मेन ऑब्जेक्शन क्या थे? उनके मेन ऑब्जेक्शन थे, आप अपना MSP अबॉलिश करो, सब्सिडी बंद करो फार्मर्स को, फर्टिलाइजर एंड यूरिया वाली, आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बंद करो, ठीक है, आप कॉर्पोरेट फार्मिंग लेके आओ, आप GM क्रॉप्स अलाउ करो। ना MSP टच हुआ, ना PDS टच हुआ, ना कॉर्पोरेट फार्मिंग अलाउ हुआ, ना वीट, ना मेज, ना राइस, ना ज्वार, ना बाजरा, कुछ भी नहीं हुआ। या तक कि पल्सेस में तो आपने टैरिफ बढ़ा दिए, 30% कर दिया, रिटेलिएशन किया नवंबर में, वो भी इससे बाहर रखी गई है। डेयरी पूरा बाहर रखा गया है। द ओनली 2 प्रॉब्लम always wanted to discuss is कि ये ड्राई डिस्टिलरी गेन रिगार्डिंग टू एग्रीकल्चर और सोयाबीन ऑयल और एडिशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, हाउ शुड वी रीड इनटू दिस? क्योंकि बहुत सारे जो संयुक्त किसान मोर्चा है और जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रही हैं। अब ड्राई डिस्टिलरी गेन्स क्या है? ड्राई डिस्टिलरी ग्रेन है कि जो GM कॉर्न से जो बन के आता है, जो उसका वेस्ट आता है प्रोसेसिंग के बाद एथेनॉल के, ठीक है, वो एनिमल फीड के लिए यूज होता है, ठीक है। अब आप टेक्निकली आप लोग कह रहे हैं कि यार इसे नाउ दिस इज द बैकडोर एंट्री, कि देखो जी GM प्रोसेस कौन का एंड प्रोसेस जो होगा वो तो आ गया। बेसिक आर्गुमेंट नवरूप, अगर मैं एक बार बेसिक आर्गुमेंट फ्रेम कर दूं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा इशू है और ये किसी सरकार ने टच नहीं किया, और मोदी सरकार एक बार ही इस पे हाथ जला चुकी है। लेट अस नॉट रिमेंबर फॉरगेट द किसान आंदोलन, उसके अंदर दे हैड टू कम आउट, टेक द लॉज बैक, क्योंकि उस समय भी देखो सरकार का, क्योंकि मैं टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, उस समय भी सरकार का रूप ये था कि हम ये लॉ तो बहुत अच्छे लाए हैं, ये तो हम भले के लिए लाए हैं, सरकार यही मानती रही 1.5 साल।
उसके बाद वापस लेना पड़ा सरकार को, ठीक हम्म। है। अब लोग इस पे भी ये बोल रहे हैं क्योंकि अभी से भारत बंद, किसान आंदोलन, वो सब बातें शुरू हो रही हैं। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि ये बैकडोर एंट्री अलाउ कर रहा है। अभी इतना खोला है, इन वर्ड्स का असल मीनिंग क्या होगा, ये वर्ड्स कैसे इंटरप्रेट करे जाएंगे, इनके इंटरप्रिटेशन में बहुत एक्सपेंसिव आइटम्स होता है। अभी जो ये वर्ड है ना, उसके अंदर बहुत सारी आइटम्स और क्वालिफाई हो जाएंगी, रिक्लासिफिकेशन हो जाएगी। दूसरी बात, क्योंकि इसमें मैं पॉलिटिकली भी जोड़ना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं फैक्ट्स, कई बार भ्रम पे भी हमारे देश में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए और अनगिनत विषयों पे हुए हैं। सीए के अंदर दिल्ली में क्या हुआ, जो एक भी बोल बोल के मैं थक चुका था उस समय हर टीवी चैनल पे, कि एक भी भारतीय मुसलमान को अफेक्ट नहीं करता, वो एक भी भारतीय को अफेक्ट, को कानूनी भारतीयों के लिए नहीं है। उसका पूरा पर्पस है ना बाकी देशों के लोगों के साथ किस तरह आप उनको यहाँ पे सिटीजनशिप दोगे। तो डू यू फील कि एग्रीकल्चर में एक फैक्चुअली आप पूरा आंसर करना कि बैकडोर एंट्री हो गई है, एंड दूसरा परसेप्शनली क्या सरकार इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पा रही है, क्योंकि अभी कुछ नहीं हुआ है बट दोनों तरफ से डिस्कशन शुरू हो हो चुका है, करेक्ट। डिस्कशन शुरू हो चुका है, जहां सरकार अच्छा बोल रही है, किसान बोल रहे हैं कि नहीं नहीं प्रॉब्लम है। तो पहले तो फैक्चुअली बता दीजिए इन्फॉर्म्ड ऑडियंस के लिए, एंड देन कम ऑन द परसेप्शन। देखो, फैक्चुअली मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आप ये चीज जान के रखो, जो बेसिक है इंडिया की किसानी का, सब्सिडीज, आपका एमएसपी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपका प्रोक्योरमेंट, आपके स्टेपल क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, डेयरी, मेज, ठीक है, शुगर, पोल्ट्री, डेयरी फार्मिंग एंड ऑल दैट स्टफ, ज्वार, बाजरा, ये वो सारा कुछ इस डील के परव्यू से बाहर रखा गया है। और ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के ओपन ट्वीट से लेके, उनके बयान से लेके, पीयूष गोयल ने ओपनली बयान दिए, ये नहीं अंदर आएगा, ठीक है। तो अगर एमएसपी और पीडीएस पे बात ही, और पीडीएस पे बात ही नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे, प्रोक्योरमेंट पे बात नहीं हुई, कोई अड़तिया सिस्टम को खत्म करने की बात नहीं हुई, तो यहाँ पे किसान आंदोलन दोबारा लाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है, ठीक है। नंबर 1 तो सबसे बड़ी ये है, कोई ऐसे लॉज नहीं लाए जा रहे हैं जिससे पूरे सिस्टम को डिसमेंटल किया जाए दोबारा से, ठीक है। दूसरी चीज, फैक्चुअली मैं बता दूं, अब ड्राई डिस्टिलरी ग्रेन्स लोग कहते हैं कि ये बैकडोर एंट्री है क्योंकि ये जीएमओ प्रोसेस्ड है। जो टोटल यूएस से इनवाइट किया जा रहा है, कल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का रात को इवनिंग में मैंने पढ़ा है, 5 लाख टन ये ड्राई डिस्टिलरी ग्रेन्स मंगवाया जाएगा यूएस से। ये हम श्रीलंका से मंगवाते हैं, कोलंबिया से मंगवाते हैं और अलग कंट्री से मंगवाते हैं। जो यूएस से मंगवाया जाएगा, दैट इज 1% ऑफ द टोटल ग्रीन विथ टोटल डीडीएस विच बी इंपोर्ट। 1% की इंपोर्ट पे कुछ कोटे के लेवल पे कुछ रियायत दी गई है। 1% का इंपोर्ट अंडर कोटा, अंडर रियायत, कैन इट टोटली डिस्टर्ब द एग्रीकल्चर सेक्टर? नो, इट कैन नॉट। आई मीन, प्रोपोर्शन की बात देखिए, 1% आप 10 लाख मंगवाते हो, उसमें से आपने खाली 1% यूएस से इंपोर्ट करा। आई एम गिविंग हाइपोथेटिकल फिगर। उस 1% पे मैं टैरिफ कुछ हद से आपको कुछ कोटे लेवल पे मैं आपको कम कर रहा हूं टैरिफ, तो आप उस पे भी हंगामा मचाना है। सेम विद एप्पल, एप्पल की बात ले लो, एप्पल पे आए, अरे वो हिमाचली और कश्मीरी एप्पल की बर्बादी हो जाएगी। सुनो भाई, हमारे देश में एप्पल की डिमांड है 25 लाख टन। देसी एप्पल की हमारी जो प्रोडक्शन है वो होती है 21 लाख टन। तो 5 से 6 लाख टन का डेफिसिट है ऑन एवरेज। वो 5 लाख टन आप इंपोर्ट करते हो। वो 5 लाख टन कहां से आता है? या तो वो टर्की से आता है, टर्किश एप्पल आता है, या वो वॉशिंगटन एप्पल आता है। वो आ तो अभी भी रहे हैं, ठीक है। अब आपने नया क्या किया? क्या वॉशिंगटन एप्पल ने हिमाचली और जम्मू कश्मीर एप्पल को रिप्लेस? आप कह रहे हो कि वो 5 लाख जो मैं खाली इंपोर्ट कोटा है, उसके अंदर मैं यूएस का टैरिफ जो है 100 से 50 पे ले आऊंगा या कम करूंगा, तब भी
even adding custom duties, it will turn up to be 80 rupees per piece or 90 rupees per piece, which will be far less compared to the Indian apple of 40 rupees per piece. भाई साहब, जब इंपोर्ट कोटा ही अलग है उस और इंपोर्ट को, और मैं सेट कर रहा हूं कि इतने ही एप्पल उस कोटे के हिसाब से आएंगे और उस पर एक फिक्स रेट होगा जो इंडियन एप्पल से ज्यादा महंगा होगा, हाउ इज इंडियन फार्मर गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड और इंडियन एप्पल गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड? मतलब हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, वी माइट बी गोइंग अवे फ्रॉम अ टैरिफ रिजीम बट वी आर एंटरिंग इनटू अ कोटा रिजीम, जहां पे इंपोर्ट कोटाज लगाए जाएंगे, चाहे वो डीडीजीएस हो, चाहे वो एप्पल हो। डीडीजीएस इज ओनली 1% ऑफ द टोटल इंपोर्ट, मतलब नीडल इन अ haystack। ये बहुत नवरूप बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप समझा रहे हैं लोगों को कि भैया जो फॉरेन से मैक्सिमम कोटा है उस कोटे का एक सब पार्ट यूएस के लिए जा रहा है। पूरी मार्केट तो इन लिमिटेड प्रोडक्ट्स में भी नहीं खुल रही है, पहले तो बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट। आई गिव यू अनदर एग्जांपल। जैसे इस करण मेरी मार्केट का साइज है 10 एप्पल का, मैं आपको लेके चल रहा हूं, ठीक है। 10 में से 7 एप्पल जो हैं वो मैं देसी प्रोड्यूस करता हूं। अब मैंने एज अ सरकार फिक्स किया कि ये 3 एप्पल मैं बाहर से मंगवाऊंगा, मेरे पास शॉर्टेज है, मेरे को कि मैं खाली 7 के ऊपर। अब 3 में से मैं डिसाइड करता हूं कि एक एप्पल अमेरिका से आएगा, एक एप्पल टर्की से आएगा, ठीक है। अब उस तीन के कोटा में मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं, उससे 7 पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, डोमेस्टिक वालों पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस। डोमेस्टिक प्रोडक्शन अलग है, डोमेस्टिक फार्मर अलग है, और इंपोर्ट कोटा टोटली सेट है, वो अलग है। और अगर वो इंपोर्ट कोटा बढ़ जाता, अगर मैं कहूं कि नहीं कि डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट में कम करूंगा और इंपोर्ट ज्यादा करूंगा, देन आई विल बी डैमेजिंग माय फार्मर, नॉट अदरवाइज। और वो हो नहीं रहा है। हम तो डील में कह रहे हैं कि कोटा फिक्स करेंगे एप्पल का उसमें भी सब कोटा अमेरिका का होगा, उस पर कुछ हद तक टैरिफ हम लगाएंगे, तो टैरिफ कम करेंगे। So that is the difference. So what you are giving is a very minuscule olive branch to the Americans for reducing 50% tariff to 18% and save lakhs of jobs, lakhs of your exports, foreign exchange and revenue and those sectors जो लग जाते हैं। इस पे आना चाहता हूँ नवरूप एक पोर्शन, क्योंकि मेरे हिसाब से ये वर्ल्ड में जहाँ पे जॉब्स जा रही हैं, एआई आ रहा है, यूएस इकोनॉमी में 2009 के बाद मैक्सिमम ले ऑफ हुए हैं जनवरी के महीने में। अब सोचिए 2009-2008 के क्राइसिस का पीक पॉइंट था। तो यूएस इकोनॉमी का उस तरह से अंदर से खोखली हो रही है जॉब्स को लेके, और ये पूरा ग्लोबल डेंजर है, सिर्फ यूएस की बात नहीं है। उसके अंदर ये डील जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है इंडिया की, और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की लेबर इंटेंसिव है, टेक्सटाइल्स फॉर वन एग्जांपल, उसके अंदर इतनी मैसिव एम्प्लॉयमेंट का स्कोप है इसके अंदर, और वो आप एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं बांग्लादेश से, वियतनाम से, कंपीटिंग देशों से। उस पे आपको क्या लगता है कि भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री अचीव करी है इसके अंदर? बिकॉज एंड ऑफ द डे भाई अडानी अंबानी फेमस नाम है, उनका नेटवर्थ बढ़ता है 2-3 बिलियन 3-4 बिलियन, आदमी को फर्क नहीं पड़ता, किसी आम आदमी को, ठीक है। बट हर घर में 25,000 30,000 35,000 की नौकरी पहुंचे या 50,000 की नौकरी पहुंचे, उसका देश की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। तो डू यू फील दैट ऑन दीज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज भारत ने बहुत अच्छी एक स्वीट स्पॉट पा लिया है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? बहुत बढ़िया सवाल। अब इसके साथ में जो एक ग्लोबल ऑर्डर कोलैप्स हुआ, इसके साथ साथ 2 और चीजें हुई जो बहुत जरूरी है। एक कि आपकी सर्विस इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा हिट आ रहा है। एक तो एआई आपका जॉब खा रही है, जैसे एंथ्रोपिक का जो आया, जो कह रहा है कि मैं सारे प्रोजेक्ट्स ही ऑटोमेट कर दूंगा, मुझे जो जरूरत ही नहीं है। ग्लोबल क्रैश चालू होगा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, कि लोअर और मिडिल कोडिंग जॉब्स चली गई, इससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपके मिडिल क्लास पे आएगा। दूसरा, H1B वीजा को लेके आपके प्रोग्राम को वर्चुअली टर्मिनेट कर दिया गया, जो मतलब डेड कर दिया गया है, उनके टाल दिए गए, इमिग्रेशन लॉज बढ़ा दी, बैरियर्स बढ़ाए जा रहे हैं। सो आपकी जब एआई, आपकी कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर सर्विस इंडस्ट्री, जो आपकी व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, ठीक है, उन जॉब्स पे जब आपकी गाज गिर रही है,
Agriculture is not that lucrative space for the middle class. How do you plan to grow from a middle economy to a developed economy? How do you plan to integrate globally yourself into global supply chains so that you can benefit and create jobs and create employment for your country? And that can only be done by manufacturing sector. And manufacturing kiski? Pharma ki. You are the pharmacy of the world. 0% tariff on generics. Okay? Electronics, semiconductor plants, डेटा सेंटर्स एंड एआई, $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है। और इस डील में यह भी प्रोविजन है कि इंडिया जो है $500 बिलियन की जो हमने वादा किया कि यूएस से हम उनको इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें से हम एआई जीपीयूज भी लेंगे। तो यहां जब डेटा सेंटर लग रहे हैं, यहां जब एआई जीपीयूज लग रहे हैं, साइड बाय साइड यहां पे जब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स खुल रहे हैं, जिसमें इंडियन वर्कफोर्स की स्किलिंग एंड रीस्किलिंग और उनकी कोडिंग प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी, यू आर क्रिएटिंग अ न्यू जनरेशन and new avenues for people to get employed. Plus, while doing all this, you are also making sure the tariffs are reduced and your labor intensive sectors, from textile to gems and jewelry to garments to leather and footwear, they come back and they can compete so that those jobs do not vanish and they remain. जैसे मैंने बोला, सरकार का काम as a karta of a joint Hindu family is to manage for every co-partner and every sect and every individual of this country, and not just one sect. So if I diversify 10% of Russian oil and I get the tariffs down, I get more investments, more capital, more technology flowing into my country in AI data centers. अरे यार, अगर आप AI data centers रन करने हैं तो आपको न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाने पड़ेंगे। अब वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहां से आएंगे? वो अमेरिका लगाएगा या कोई और लगाएगा? उस न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्यूल कहां से आएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, तो मैं इस पे थोड़ा क्वेश्चन फ्रेम कर दूं, क्योंकि ये आप बहुत डिटेल में जा रहे हो। आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड एट अ बेसिक लेवल, ठीक है? क्योंकि ये जैसे हमने एक टाइम पे आईटी रेवोल्यूशन राइड करी, बहुत फायदा हुआ 90s के अंदर, अब एआई रेवोल्यूशन आ रही है। इसका बड़ा इम्पैक्ट ये, कौन सी कंपनी ग्लोबली इसको लीड करती है नहीं पता, 50 कंपनियां ट्राई कर रही हैं, सबकी वैल्यूएशन है। यही टेक में हुआ था, उसमें से 5-7 लीडर्स बनेंगे, चाहे वो गूगल हो, याहू खत्म हो गया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, गूगल हो, चाहे वो इसके अंदर फेसबुक आए, चाहे इसके अंदर कोई भी है, जो 5-7 लीड करेंगी। एआई में भी ये होगा, ये हिस्ट्री देखी हुई हमने नई टेक्नोलॉजी की। भारत उस एआई में कहाँ पे प्लेस होता है? मेरे हिसाब से इस डील के अंदर जो आप बातें कर रहे हो, एआई, जीसीसी, हम इस बारी मच बेटर प्लेस्ड हैं दैन जब हम आईटी सेक्टर के समय थे, क्योंकि हम इंसेप्शन में, जब ये अभी बहुत वायबल आउटपुट देती हुई कंपनी, रेवेन्यू जनरेट करती नहीं, और ये अभी वैल्यूएशन पोटेंशियल पे है इन कंपनीज का, तो हम उसके साथ एम्बेड हो जाएंगे अगर इस डील का सही रूप में धरातल पे इम्प्लीमेंटेशन हो गया। ये मेरा मानना है। आपका क्या इसके ऊपर व्यू है? और दूसरा, पर मैं इसमें एक नेगेटिव पे भी आऊंगा। कई लोग कह रहे हैं जितना ये डाटा सेंटर, जितनी ये एनर्जी मांगेंगे, क्या इंडिया के पास बैंडविड्थ है इतनी एनर्जी दे पाने की? क्या इंडिया के सारे रिसोर्सेज इस एनर्जी में सक हो जाएंगे? और इंडिया के अंदर बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर एनर्जी बहुत महंगी हो जाएगी, एनर्जी इज फाइनाइट जो कैपेसिटी है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव प्लीज दोनों को डील कीजिए। देखो, बहुत बढ़िया सवाल। द वर्ल्ड, दुनिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की तरफ बढ़ रही है, जिसमें आपका ये एआई एंड डेटा सेंटर विल टेक द कोर ऑफ द थिंग। अब एआई और डेटा सेंटर के लिए सबसे ज्यादा आपको पहले यह जानना है कि 70 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट गूगल विशाखापट्टनम में, और उसके बाद अमेजॉन, उसके बाद मेटा ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, जिसमें हमारे टाटास भी, टीसीएस भी कर रही है, रिलायंस भी कर रहा है, अदानी ग्रुप भी कर रहा है, एयरटेल भी कर रहा है। जॉइंट वेंचर्स में हम लोग जो है अमेरिकन कंपनी के साथ डेटा सेंटर्स इंडिया में खुल रहे हैं। सर्विस डेटा सेंटर विद एआई डिप्लॉयमेंट इंडिया में हो रही है। अब उसके लिए हमें अगर साथ साथ में, और ये भी मैं बता दूं, व्हाट आई नो एज एन आईपीआर एडवोकेट, आई हैव बीन डीलिंग विद माय क्लाइंट्स, देयर आर पीपल हु आर डेवलपिंग सॉवरेन एआई मॉड्यूल्स, दे हैव अप्लाइड फॉर आईपीआरस। ठीक है, हमारे अपने एआई मॉड्यूल के अंदर डेवलपमेंट। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, सॉवरेन क्या मॉडल जो है वो क्या, व्हाट डज इट मीन इन लेमैन टर्म्स? होता है हमारी, मतलब हमारा सरकार का एक प्रोग्राम है कि आप जो है एआई
अब देश के अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या एआई मॉडल्स बनाए जाए और खाली यूएस मॉडल्स पर डिपेंड ना किया जाए, ठीक है। हमारी अपनी कंपनीज हैं जो ये मॉडल्स बना रही हैं, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो टीसीएस हो, और बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। एंड वी डील विद देम बिकॉज उनके लिए आपको पेटेंट कराना है, आपको सॉफ्टवेयर का कोड जो है कॉपीराइट करवाना है, उनके लोगोज आपको ट्रेडमार्क कराने होते हैं। सो एज अ लॉयर वी आर डीलिंग विद मेनी ऑफ दोज फर्म्स and those clients. So I know there is a huge development in the backdrop also going on. Now, having said that कि हमारे एक robust ecosystem बन रहा है, evolve हो रहा है AI का, उसको रन करने के लिए जैसे आपने बोला एनर्जी चाहिए। Do we have the capacity? इसीलिए सरकार ने शांति बिल पास करा और अलाउ किया प्राइवेट पार्टिसिपेशन को न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर, जिससे हम ये चीज पावर कर सके और रिन्यूएबल एनर्जी सोलर प्लांट्स के जरिए हम इसको एक ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स दे सके। अब उसके लिए अमेरिकन कंपनीज को जो अल्टीमेटली जो 1 2 3 जो यूएस की वो अब ऑपरेशनलाइज हुई है इतने सालों बाद आफ्टर शांति एक्ट, एंड नाउ व्हेन दोज बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन दोज इन्वेस्टमेंट्स इन न्यूक्लियर प्लांट्स आर गोइंग टू कम, उसका फ्यूल कहां से आएगा? उसका फ्यूल आएगा कनाडा से, कारण इंडिया आ रहे हैं, यूरेनियम सप्लाई करता है बहुत बड़ा। उसका फ्यूल आएगा रशिया से, एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि मतलब अमेरिकन रिएक्टर इंडिया में सेटअप होगा, फ्यूल कनाडा या रशिया से आएगा उसके लिए, क्योंकि अमेरिका खुद रशिया से फ्यूल लेता है अपने न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने के लिए। तो अगेन रशियन विल बी बैक इन द मिक्स। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने रशिया का आपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खत्म कर दी? इवन इफ यू वांट, आपका कुंडाकोलम न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहा है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में रशियंस भी आ रहे हैं, आपने आर्कटिक में भी कर लिया, रेलॉस में भी कर लिया, आप उनके साथ फर्टिलाइजर्स में भी कर रहे हो, आप उनके साथ अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक्सपैंड किए रशियन के साथ। एंड नाउ if you want to run these data center, you will need those nuclear power plants, you will need those uranium, and the biggest uranium suppliers are either Kazakhstan, or you will have to go to Canada, or you will have to go to Russia. And Russia is the best supplier, and maybe now Canada will supply because Mark Carney is coming to India in March. So all this is going to happen. Now, when this infrastructure is built, you have to transmission lines will build, power surpluses will be, will start to happen. You imagine the amount of, from GCCs to artificial intelligence, ये पूरा data centers, you are building a whole ecosystem. And why this is very important, from smartphones to electronics to आपका medicines and pharmaceuticals. आप imagine करो, tomorrow these Western trading blocks from European Union to America, अगर उनको de-risk करना है, उनको अपनी कंप्लायंस चाइना से हटानी है, कम करनी है, 50% से घटा के 80 से घटा के 50 पे लेके आना है, who is the one as a manufacturing power who can provide them low cost goods, low cost services, and yet and not provide inflationary, not export inflation to America? That is India. We have to understand. So we are embedding ourselves into global supply chain of the European Union, as well as UK, as well as America, by these bilateral trade agreements or these free trade agreements, जिससे हमारे यहाँ इतना robust manufacturing system खड़ा होगा, जिससे एक नई new job cycle, new creation system चालू होगा. This is going to be the new economy. The old economic model of the service economy is going to get dented by AI and the immigration walls. तो हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अ न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, अ न्यू मॉनेटरी ऑर्डर, जहां पर डॉलर को लेके भी, आज जैसे चीन के बैंक को ऑर्डर आया कि तुम यूएस ट्रेजरी बेचो और गोल्ड खरीदो, चाइना की सरकार ने ओपनली बोल दिया है. तो जब दुनिया बिखर रही है, दुनिया दो धड़ों में बट रही है, आपस में लड़ रही है, और मुझे एक चीज बताओ, आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करोगे, आपको मिडिल पावर से हाई पावर पे जाना है, डेवलप कंट्री बनना है, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी. यही रूट चाइना ने भी फॉलो किया था. इफ यू वांट टू फॉलो दैट रूट, यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू रेज एम्प्लॉयमेंट. वो सर्विसेज से नहीं आएगा, वो एग्रीकल्चर से नहीं आएगा, वो मैन्युफैक्चरिंग से आएगा. आपको मैन्युफैक्चरिंग बनानी पड़ेगी. आपके गुड्स कौन खरीदेगा? चाइना खरीदेगा. चाइना विल नॉट बाय योर गुड्स. वो तो एक्सपोर्टर है, वो तो आपका पीयर कॉम्पिटिटर है मैन्युफैक्चरिंग में, वो तो खरीदेगा नहीं. यूरोप एक वेलफेयर स्टेट है, वो कितनी हद तक ले पाएगा?
रशिया में वो कैपेसिटी नहीं है आपकी उसकी इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है आपको आपसे सामान लेने की। So the biggest consumer in the world is America. So America plus Europe plus to an extent other diversified countries including GCC and Arab countries, ये countries आपके मैन्युफैक्चरिंग को एब्जॉर्ब करेंगी। तो आपको ये मार्केट चाहिए, वी कैन नॉट शट आवरसेल्फ आउट। नो, और दूसरा इसमें अगर हम बैक ऐड करें, सी हिस्टोरिकली यूएस का ग्रोथ छोड़ दीजिए, इनोवेशन एक्सेट्रा, वो पिछली सेंचुरी में हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ही हो चुका था। वर्ल्ड वॉर 2 में वो स्टैंप लग के ऑफिशियल उनको क्राउन मिल गया। जबकि अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक चार्ट देखें तो बाय 1870s 1880s दे हैड बिकम द बिगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। अब आप जरा आइए कि चाइना का ग्रोथ, जो लास्ट बिग ग्रोथ हुआ है पिछले 50 साल में या 40 साल में, वो दो चीजों से हुआ, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी। अपन टेक्नोलॉजी भी पीछे, मैन्युफैक्चरिंग पहले उनके में मानूंगा मैं। अपन अगर एआई, जीसीसी, डाटा सेंटर्स को देखें तो जो न्यू एज टेक्नोलॉजी जा रही है उसमें माइनिंग जो मर्जी करे, यूएस की जो मर्जी कंपनी नंबर 1 बने, बट वो पुरानी कहावत है, माइनिंग टाउन में सबसे ज्यादा पैसा किराने की दुकान बनाती है जो माइनिंग का इक्विपमेंट बेचती है। एक तरह से हम अगर एनर्जी डाटा सेंटर हो जाएंगे तो हम माइनिंग टाउन का इक्विपमेंट कर रहे हैं, और माइनिंग भी कर सकते हैं, हमारे यंगस्टर्स आर गुड इनफ, बट एक सिक्योर बेस तो उससे आता है। और दूसरा टेक्सटाइल्स, जेम्स, लेदर में आपको मैन्युफैक्चरिंग मिल रही है। तो लो एंड ब्लू कॉलर टू एब्सोल्यूट वाइट कॉलर, दोनों स्पेक्ट्रम ऑफ जॉब्स भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिस तरह 80s में चाइना की तरफ हुआ था। दैट इज हाउ आई सी इट। पर इसमें आप चाइना का क्या इम्पैक्ट देखते हैं, रोल देखते हैं? क्योंकि यूएस एआई में चाइना को ट्रस्ट नहीं कर रहा, उनके बीच में रशाकशी हो रही है, रेयर अर्थ मिनरल्स पे भी हो रही है, क्योंकि वो उसको कॉम्पिटिटर की कैटेगरी में देख रहा है। बेशक कुछ इकोनॉमिक एडवांटेजेस हो तब भी वहां जा नहीं रहा। तो आप चाइना का इसमें क्या रोल देखते हैं? और फिर थोड़ा भारत की, क्या भारत इज सिमिलर टू व्हाट चाइनाज एडवांटेज वाज इन 1980s का थोड़ा एनालिसिस कीजिए। ओके, अब इस पे कि वो चाइना को कैसे देख रहे, यू नो हाउ चाइना सीज, चाइना गेट्स इंपैक्टेड। देखो हमें चीज बतानी पड़ेगी। I'll give you the best example is pharmaceuticals. I'll give you with example. अब यूएस की एक एक्स कंपनी है, यूके की एक्स कंपनी एस्ट्राजेनेका या नोवार्टिस, कोई भी ले लो, ठीक है। अब उनको एक कैंसर ड्रग बनानी, वो क्या करते हैं, वो उसको आउटसोर्स करते हैं इंडियन कंपनी को, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जो मॉलिक्यूल्स और जो एपीआईज बनाते हैं, ठीक है। हम मॉलिक्यूल्स और उनको ड्रग, फिनिश्ड फॉर्मुलेशन ड्रग विद एपीआईज बना के देते हैं, वो उन पे ठप्पा लगाते हैं और आगे यूएस में बेचते हैं और पूरे वर्ल्ड में दवाइयां बेचते हैं, कैंसर की और अलग अलग ट्रीटमेंट्स की दवाइयां बेचते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ, कोविड में प्रॉब्लम क्या आई? कोविड में प्रॉब्लम ये आई कि ये सिस्टम चल तो रहा था, लेकिन इंडिया को दवाई बनाने के लिए चाहिए थी एपीआईज, और एपीआईज का होल्ड था चाइना के पास। जैसे सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको चाहिए रेयर अर्थ, और रेयर अर्थ का होल्ड था चाइना के पास। तो इस वजह से द वर्ल्ड डिसाइडेड कि हमें अब चाइना से अपनी सप्लाई चेन हटानी पड़ेगी, कम करना पड़ेगा। सो इफ there is a pharmacy in the world which can do the backward integration of chemical and APIs, it will not be the Europeans, it will not be the Americans, it will be the Indians, because हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक सस्ते लेवल पे with low labor cost, with low इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, आप वो केमिकल का इंटीग्रेशन कर सकते हो एपीआईज का, जो चाइना से आप डाइवर्सिफाई करोगे। आई एम नॉट सीइंग चाइना को टोटली रिप्लेस कर सकते हो, वो नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, लेकिन आप डाइवर्सिफाई करोगे। जैसे एप्पल क्या 25% प्रोडक्शन वर्ल्ड की इंडिया से आ गई है, हो गया ना डाइवर्सिफाई उनकी, और वो इंडिया में बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी शुरू कर दिया इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके, बहुत सारे कंपोनेंट्स वो इंडिया में बना रहे हैं। Apple is an excellent example because Apple has breached its targets of how much they will produce. In fact, breached is the wrong word. They have exceeded their targets of जो उनको था कि हम कितना प्रोड्यूस करेंगे, कितना इन्वेस्ट करेंगे, उसको भी उन्होंने एक्सीड कर दिया है, और कितना एम्प्लॉयमेंट देंगे उसको भी एक्सीड कर दिया। तीनों पैरामीटर्स को उन्होंने एक्सीड किया है। एंड 25% ऑफ एप्पल इज नॉट अ स्मॉल नंबर। वी आर टॉकिंग अबाउट 25% ऑफ जायंटिक नंबर्स जो लोगों के दिमाग में होना चाहिए। करेक्ट। तो अब क्या हो गया कि नाउ यू हैव इंडिया एम्बेडिंग इटसेल्फ इनटू वैल्यू चेन्स, backward integration of India into the goods and manufacturing which supplies a pipeline to Europe,
a pipeline to America, ठीक है, and a pipeline to the larger Western world, including the GCC countries as well, American allies. So now that opens up a totally new, a totally different kind of a market. यहाँ पे blue collar jobs, यहाँ पे white collar jobs, दोनों की नई market खुल जाती है, and the manufacturing can go on to a really good space. and इसलिए यहाँ पे नई jobs create होंगी, which is why I say चाइना का यहाँ पे थोड़ा net loss है, क्योंकि दे विल बी द वंस हु विल बी, यू नो, एक उनका एक क्लोज लूप बना हुआ है जिसमें वो वेनेजुएला, ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया, वो उन कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं। RCEP कंट्रीज है, पैसिफिक रिम वाली, वो अफ्रीका के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हमारी अपनी एक अलग, which is why I say we are going to have two supply chains and two systems working together. जहां पे फाइनेंशियलाइजेशन भी अलग होगी। यूएस ने पैक्ट सिलिका बनाया, उसमें इंडिया ने ज्वाइन किया जाके पीछे। अभी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को ऑलरेडी हम हिस्सा बन चुके हैं। सो विच इज, और टैरिफ्स ऑलरेडी कम आ चुके हैं। तो इंडिया इज नाउ गेटिंग इनटू अ स्वीट स्पॉट जहां पे हमारे लिए $30 ट्रिलियन की अमेरिकन मार्केट खुल रही है, जहां हमारे लिए यूरोपियन यूनियन की पूरी मार्केट 0% टैरिफ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए खुल रही है, जहां पे, बट at what cost? Just diversifying 10% of the Russian oil. That's it. Nothing big. मैं नब्रूब, हम कंक्लूजन पे आ रहे, तो मैं एक बात बोलूं कॉन्वर्सेशन की। मेरे ख्याल से रशियन ऑयल एक टॉपिक ही नहीं है। 22 से पहले हम 1% ले रहे थे, अगर हम 5-10 लेते और 1 से हमें जब जरूरत पड़ी हम 40 पे पहुंच गए। इस बारी अगर हम 10 लेते रहते हैं तो 10 से हमें जब 40-50 पहुंचना होगा, कोई इशू ही नहीं, मुझे लगता वो कोई इशू ही नहीं है। जब उस एडवर्स सिचुएशन में टैरिफ्स के अंदर हमने कर लिया तो कोई दूसरी बात जो लोग बिल्कुल मिस आउट कर रहे हैं, भाई कल को रशिया यूक्रेन का समझौता आज नहीं तो कल होगा ही। हाँ, उसके बाद टैरिफ खत्म है, टॉपिक ही खत्म है, टॉपिक खत्म हो गया रशियन ऑयल का। वन रशिया इज नॉट अंडर सैंक्शंस, तो और एज लॉन्ग एज मैं जीरो के पक्ष में नहीं हूं, एज लॉन्ग एज हम 5-7-8% ले रहे हैं, वो हम कई बार लॉ में बोलते हैं माय राइट इज एस्टैब्लिश्ड टू बाय, माय राइट टू बाय इज एस्टैब्लिश्ड। वॉल्यूम्स तो मेरी अपनी एक कमर्शियल डिसीजन है, पर जो मैं सीरियस लेता हूं उस पे मैं नबरू कहूंगा, क्योंकि आप बेसिस सम अप कर देना, बट मैं एक जो सीरियस है, $500 बिलियन भी मुझे नॉन सीरियस लगता है। वो भी प्रपोजल है, प्रपोजल को हमारी ब्यूरोक्रेसी कैसे बत्ती बनाती है सबको पता है, ठीक है। वो इंटेंट, वो नो ऑफेंसेस, कितनी सारी स्टेट्स में इन्वेस्टर समिट्स होते हैं और कितने पैसे आते हैं, एमओयू साइन होते हैं, एमओयूज होते हैं, कुछ भी नहीं। तो गुजरात में गुजरात मॉडल कर दिया था उस समय के मुख्यमंत्री ने, बाकी स्टेट्स ने वो कॉपी कर लिया, वो इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं हुआ। दैट इज व्हाई ही इज द प्राइम मिनिस्टर, बाकी सारे अपने री-इलेक्शन भी नहीं जीत पाते, ठीक है, मोस्टली। अब आ जाते हैं वो 500 बिलियन भी मैं तो उसी तरह लेता हूं, टाइम पास। सीरियस इशू जो मेरे अनुसार है, रियल भी और भ्रम भी, वो वुड बी एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन खराब हो गया, फैक्चुअली जो आप कह रहे हो मैं भी उससे मान रहा हूं, अनलेस कुछ वो ना आ जाए, वो मुझे सिर्फ डेंजर एरिया लगता है इस डील के अंदर, क्योंकि बाकी डील प्योर गोल्ड है, अपने को नेक्स्ट जनरेशन ले जा रही है। आई जस्ट होप बिकॉज ऑफ मिस कम्युनिकेशन, मिस मैनेजमेंट, भ्रम, वेस्टेड इंटरेस्ट, ये डील उसमें ना फंस जाए। मैं एंड में इतना ही बोलना चाहूंगा, माय लास्ट फ्यू लाइंस वुड बी कि सरकार को जितने भी एग्रीकल्चर यूनियंस हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, स्लाइड से अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में, भाषाओं में, अपने नेताओं के जरिए, अपनी एमपीज के जरिए, अपने एमएलएस के जरिए, संघ के कार्यकर्ताओं के जरिए ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि आपका ना एमएसपी, ना पीडीएस, ना आपके कोई बेसिक क्रॉप्स पे कुछ डैमेज हुआ है, ना किसानी के कानून बदले जा रहे हैं, ना अमेरिका को कोई एक्सेस इन किसी क्रॉप में दिया गया है। खाली वो डीडीटीएस 1% का है, वो माइनर डाइवर्सिफिकेशन, और एप्पल का भी इंपोर्ट कोटा के अंदर है भाई, वो डोमेस्टिक वालों को घंटा नहीं फर्क पड़ता। और जो सोयाबीन ऑयल की बात करी, भाई आपको नहीं लेना तो आप मत लेना, आप मस्टर्ड ऑयल ले लो, आप देसी घी ले लो, हकीम ने कहा है कि जाके आपको अब जाके वो कंज्यूम करो, मत करो कंज्यूम अमेरिकन ऑयल, ठीक है, इतना सिंपल है। वो भी कोटा में आएगा, वो कंज्यूमर चॉइस पे बेस्ड है ना, उसमें एग्रीकल्चर में फर्क नहीं पड़ता है बेसिकली, राइट। अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सब्जेक्ट टू इंटरपोर्ट, तो डील के जो फाइनल टर्म्स आएंगे उसमें पता चलेंगे। ब्रॉडर टर्म्स पे यार हम लोगों को अब आगे ये भी समझने की जरूरत है कि
दुनिया जिस रास्ते पे जा रही है, जो जिस काइंड का डिस्टॉर्शन ट्रेड में चल रहा है, जहाँ पे सब कुछ चल रहा है, वी एज अ कंट्री कैन नॉट अफोर्ड to lose and miss this opportunity and this bus now, and integrate ourselves into this boom which is going to come, the industrial revolution 4.0 technology boom, which is going to be the next level up for the Indian economy. हम लोग उस 60s 70s, we cannot have both things of both the worlds. That is, हमें 70 का प्रोटेक्शनिज्म भी चाहिए और हमारे एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ भी ना लगे. वो जमाने लद गए. वो तो खत्म ही हो गया. दूसरी बात नवरूप, इंडिया अगर हम एक ऑनेस्ट असेसमेंट करें, हमारे देश में कभी मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन तो आई ही नहीं है. इट हैज बेसिकली स्किप्ड अस फ्रॉम अ पुअर कंट्री जिसके रिसोर्सेज अंग्रेज लेके गए टू सम अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन से करी. उससे पहले तो यू आर सर्वाइविंग शिफ्ट टू शिफ्ट. उसके बाद यस आवर मिडिल क्लास केम थ्रू सर्विसेज, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ. तो बाद ये यूनिक मौका है मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन का. आई होप वी डोंट मेस इट अप बिकॉज ऑफ सर्टेन एजेंडाज ऑफ सर्टेन पीपल. हाँ, आई रियली होप सो. ऑन मेरा पर्पस ये है कि लोग फैक्ट्स पढ़े, लोग समझें कि कितना आ रहा है. फाइन प्रिंट अभी डील का और आ गई है, फ्रेमवर्क अग्रीमेंट है. फाइन प्रिंट मार्च में आएगा. कौन से हेड पे कितना कोटा है, उस कोटे पे कितना टैरिफ है, वो अभी नोटिफाई होंगे. कस्टम रूल्स में नोटिफाई होगा वो, तो वो अभी होने बाकी हैं. तो भ्रम में मत आइए ऑपोजिशन की बातों में, और ये जो हमारे कुछ ब्लैक पिलर्स घूमते रहते हैं जो मतलब सोशल मीडिया पे, उनकी बातों में मत आइए. आपका दिमाग लगा के ध्यान से सोचिए, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लेवल. नहीं, आई थिंक लोगों को बहुत फायदा हुआ होगा जिस तरह आपने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ किया. अगली कॉन्वर्सेशन हम करेंगे जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्रेड डील, कि पूरे वर्ल्ड में भारत की जो डिफेंस है, क्योंकि लंबा हो जाता है इसलिए मैं डिफेंस में आई थॉट जाऊंगा, पर इतना इंटरेस्टिंग था मैं घुस नहीं पाया. डिफेंस में और जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है इस डील का, वी विल डेफिनेटली डिस्कस इट नेक्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच नवरूप फॉर योर टाइम एंड कवरिंग दिस इशू कंप्लीटली. थैंक यू.